गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली क्लास में जो है वो हमने बाइटिंग मैकेनिज्म ऑफ स्नेक पढ़ा था। तुम लोगों ने पढ़ा होगा, अच्छे से ध्यान डायग्राम के थ्रू ही उसको करना। इसके कुछ लास्ट टॉपिक हैं, 2-3 रेप्टाइल्स के 2-3 लास्ट टॉपिक बचे हैं, जैसे स्नेक वेनम है, स्फिनोडॉन है, ठीक है, और एक डायनासोर्स हैं, वो आज हम पढ़ेंगे। तो इसमें ये ध्यान रखना कि जो क्लासिफिकेशन, वैसे मैंने पूरा उसमें तुम लोगों को नोट्स में भेजा है, तो क्लासिफिकेशन अच्छे से लर्न करना, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे स्नेक वेनम और पॉइजन। हमने स्नेक की बाइटिंग मैकेनिज्म पढ़ी थी, ठीक है। स्नेक वेनम या पॉइजन जो होता है वो कहाँ से सिक्रीट होता है, अभी हमने पिछली क्लास में जो पढ़ा था वो कहाँ से सिक्रीट होगा। स्नेक वेनम पॉइजन ग्लैंड से, ठीक है। जो पॉइजन जहर की जो ग्रंथि है, हमने पढ़ा था पॉइजन ग्लैंड कहाँ होती है, आँख के जस्ट नीचे और ये जो अपर और लोअर जॉ के बेस पे, तो उसके ऊपर डाइजेस्टिक मसल्स रहती हैं। तो पॉइजन ग्लैंड, पॉइजन या उसका जो जहर होता है हम उसको वेनम भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या होगा, ये बहुत स्टिकी चिपचिपा सा लिक्विड, हल्का येलो कलर का, ग्रीनिश उसमें टिंट आता है। तो ये क्या होंगे, ये इस टाइप का इसका स्ट्रक्चर जो रहता है, ये एंजाइम और स्पेशल टॉक्सिन का बना हुआ रहता है ये स्नेक वेनम, ठीक है। ये जो इसकी सबसे स्पेशल चीज़ ये है कि ये तभी फेटल, या मतलब जहर अगर किसी मान लो अगर कोई पर्सन जहर को, स्नेक वेनम को निगल ले, ठीक है, अगर निगल ले तो वो क्या होगा, वो बिना किसी, अगर कोई अंदर कोई वूंड या कट या घाव कुछ नहीं है तो वो फीकस के साथ में वो जहर निकल जाता है, वो फेटल नहीं होता, मतलब किसी की डेथ नहीं कर सकता। ये तभी किसी को मार सकता है, मान लो अगर अंदर एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल में या कहीं भी रास्ते में अगर कोई कट है, मतलब क्या हुआ, ये जो जहर होगा तब जब ब्लड के कांटेक्ट में आता है, ठीक है, तभी ये उस पर असर करता है। तो स्नेक वेनम की ये एक स्पेशल जो कैरेक्टरिस्टिक है। इसमें जो स्नेक का जो जहर होता है वो क्या होगा, ये जनरली 2 टाइप का होता है। हम कहते हैं न्यूरोटॉक्सिक और हीमोटॉक्सिक, ठीक है। न्यूरोटॉक्सिक जो जहर होगा, नाम से क्लियर है, नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करने वाला न्यूरोटॉक्सिक, ठीक है। तो ये कोबरा और क्रेत में रहता है। कोबरा और क्रेत का जो वेनम होगा वो क्या कहलाएगा, न्यूरोटॉक्सिक, नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करने वाला। तो जैसे ही ये जहर जाता है, ये क्या करेगा, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को पैरालाइज कर देता है, हमारे श्वसन तंत्र को लकवा मार देता है, ठीक है। तो ये और सांस लेने में तकलीफ, उसे एस्फिक्सेशन, ये प्रोसेस होती है इसमें, ठीक है। तो जो स्नेक वेनम का न्यूरोटॉक्सिक जो है वो नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करके पैरालिसिस करता है, और जनरली इसमें आते हैं कोबरा, क्रेत, सी स्नेक, क्योंकि ये सब पॉइजनस स्नेक्स हैं। वाइपर जो होता है, जो हमने बाइटिंग मैकेनिज्म पढ़ी है, ये हीमोटॉक्सिक होता है। हीम मतलब ब्लड, ठीक है। तो ये क्या करता है, हीमोरेज मतलब थक्के बनना। तो जब ये हीमोरेज हो जाता है तो अंदर क्या होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लॉक हो जाएगा। तो ये दोनों जो जनरली स्नेक वेनम होता है वो ये 2 तरीके से काम करता है, और कुछ स्नेक्स होते हैं उनमें जो वेनम होता है वो दोनों, ये न्यूरोटॉक्सिक भी होता है और हीमोटॉक्सिक भी होता है, ठीक है। तो इसमें इसके बारे में नोट्स में मैंने दिया हुआ है, ज़्यादा बड़े क्वेश्चन इस पर नहीं आते, बट पता होना चाहिए, कभी कुछ क्वेश्चन इसमें रहते हैं। बाकी आप लोग 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर ज़रूर लेना, उसमें जैसे हम जैसे पढ़ते जा रहे हैं क्वेश्चन के आंसर क्या होंगे आपको वो आने चाहिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन थोड़ा घुमा के आ जाते हैं। तो फिर भी तुम लोग को बिल्कुल टू द पॉइंट, जैसा क्वेश्चन वैसे ही आंसर लिखना होता है। तो एक बार क्वेश्चन पेपर ज़रूर लेके आना, तो जैसे से पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखो कि हमें आ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो ये हो गया स्नेक वेनम। इसके बाद इसमें है और स्फिनोडॉन पंक्टेटम, ठीक है। स्फिनोडॉन पंक्टेटम,
ये रेप्टिलिया का यही एक लिविंग फॉसिल, ये सिर्फ हम यही क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ऑर्डर रिंकोसेफेलिया, ये सारा तुम लोगों को हमने उसमें क्लासिफिकेशन लर्न कर लोगे तो याद रहेगा, या मैं उसे रिपीट नहीं कर रही हूँ। तो ऑर्डर रिंकोसेफेलिया जो है उसमें एक ही लिविंग फॉसिल है, ठीक है, मतलब जो पहले फॉसिल थे पर आज भी अगर जिंदा है, इसीलिए हम इसके बारे में हमें यहाँ पढ़ना है, ठीक है। तो इसको हम ट्यूटारा भी कहते हैं, स्फिनिडोन पंक्टेटम या ट्यूटारा, ठीक है, या हैरियोटा, और ये ऑर्डर रिंकोसेफेलिया के अंदर आता है। दिखने में देखो ये एक तरीके से कैसा लग रहा है, छिपकली के समान, ठीक है। तो रिंकोसेफेलिया या स्फिनिडोन पंक्टेटम जो है ये ऑर्डर रिंकोसेफेलिया के अंदर आने वाला एक लिविंग स्पीशीज है, और होती कहाँ है, ये इंडिया में नहीं मिलती है, न्यूजीलैंड की है, ठीक है। और जुरासिक और पर्मियन पीरियड में ये स्फिनिडोन मिलते थे, मतलब आज भी जो है वो जनरली वो न्यूजीलैंड में ही मिलते हैं। जनरली ये जो क्या होते हैं, बरोइंग मतलब बिल बनाकर रहने वाले होते हैं, रात्रिचर होते हैं, रात को ही निकलते हैं, नॉकटर्नल जो हम कहते हैं, कार्निवोरस होते हैं, मांसाहारी, ठीक है। स्लग बहुत आलसी और धीमे धीमे स्लगिश जो हम कहते हैं, धीरे धीरे क्रॉल करके चलते हैं। ये एक बार में लगभग 10 अंडे देते हैं और उसके ऊपर वाइट कलर का शेल रहता है, ठीक है। इनकी जो संरचना हम देख रहे हैं कैसी है, बिल्कुल छिपकली के समान है। छिपकली का स्पेशल कैरेक्टर क्या होता है कि अपनी पूंछ को रीजनरेट कर सकती है, पुनरुद्भवन होता है। उसी टाइप से इनमें भी छिपकली के समान ही अपनी पूंछ को पुनरुद्भवन या रीजनरेट की कैपेबिलिटी होती है, ठीक है। अब इसका स्पेशल कैरेक्टर क्या है, दिखता हमें छिपकली जैसा रहा है, पर स्पेशल कैरेक्टर क्या होता है, ये लगभग 1 किलो वेट की होती हैं और 70 सेंटीमीटर तक इनकी लंबाई होती है, ठीक है। और दूसरी, छिपकली के समान ही इनकी पूंछ भी बायलेटरली कंप्रेस्ड होती है, दबी हुई पूंछ। हम छिपकली की देखना दोनों तरफ से दबी हुई होगी, तो ये बायलेटरली कंप्रेस्ड दबी हुई होती है, ठीक है। इनके जो पैर होते हैं वो पेंटाडेक्टाइल मतलब 5 डिजिट होते हैं, फोरलिम और हाइंड लिम। उन जो लिम्स हैं उनमें क्लॉज होते हैं, आगे नाखून, पंजे। तो ये फोरलिम और हाइंड लिम विद क्लॉज, और इनमें क्या होगा, ये वीक होते हैं, इनके पैर छोटे होते हैं, वीक होते हैं, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था एम्फीबियंस में ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो ये इस रहेंगे। और दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ इनमें देखो, ये हेड, इनका जो स्ट्रक्चर है, हेड, नेक, ट्रंक और टेल, इसमें बॉडी बिल्कुल छिपकली के समान ही डिवाइड रहती है। आगे का जो हेड पोर्शन है और मिड पोर्शन, इनमें क्या होता है, मिड डॉर्सल क्रेस्ट ऑफ स्पाइन, मतलब जो कांटे होते हैं उनकी एक पूरी झालर, ठीक है, फ्रिंज। तो जो ये कांटे दिख रहे हैं हेड पे भी, शरीर के बिल्कुल बीचों बीच मिड डॉर्सल क्रेस्ट ऑफ स्पाइन, कांटों की एक झालर बिल्कुल बीच में पूरी पूंछ तक होती है, ठीक है। और इनकी जो ऊपर की स्किन है ट्रंक रीजन में, धड़ में, वो कैसी होती है, ग्रेन्युलर स्केल होते हैं, मतलब ऐसे कुछ दरदरे से ग्रेन्युलर स्केल्स इसके ऊपर होंगे, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। इनमें आगे आँखें बड़ी होती हैं, नॉस्ट्रिल होता है, नासिका छिद्र जो हम कहते हैं, ठीक है, डार्क ब्राउन कलर के होते हैं। इनमें क्लोएकल अपर्चर, जो क्लोएका का छिद्र होता है वो कैसा रहेगा, ट्रांसवर्स साइड में थोड़ा रहता है, ठीक है। मेल में कॉपुलेटरी सैक नहीं होते। इसी के साथ इसमें एक स्पेशल कैरेक्टर होता है, हम उसको कहते हैं पीनियल आई या पेराइटल आई। पीनियल आई या पेराइटल आई, ये इनका स्पेशल कैरेक्टर है। जो ये पीनियल आई होती है, ये क्या होगा, इसको हम थर्ड आई भी कहते हैं, ठीक है। इनकी 2 आंख तो वो होती हैं, और इनके जो आगे फोरहेड, आगे का जो पोर्शन है, यहाँ पर स्किन के एक स्केल से ढकी हुई ये रहती है। बाकी के जितने भी, जैसे लिजर्ड है या बाकी के जितने भी वर्टिब्रेट हैं, उसमें ये थर्ड आई क्या होती है, वेस्टिजियल होती है, अवशेषी,
ठीक है, इसमें प्रेजेंट रहेगी पर उसके ऊपर एक स्किन की कवरिंग रहती है। ठीक है, ये इनकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक हो गई। तो कुछ इसमें लिजर्ड के समान कैरेक्टर्स हैं, जैसे हमने कंप्रेस टेल बताया, दोनों तरफ से दबी हुई रीजनरेशन हो जाता है। हेड, सिर, गर्दन, धड़ और पूंछ में शरीर बटा होता है। स्किन ड्राई होती है। ठीक है, इनके पेंटाडेक्टाइल लिम्ब, तो लिजर्ड के समान कैरेक्टर और उनसे अपोजिट कैरेक्टर। तो इस तरीके से ये क्या हुआ, स्फिनोडोन पंक्टेटम का ये कंप्लीट हुआ। तो इसमें आपको डायग्राम मस्ट है, डायग्राम बताना है। स्नेक वेनम में आपको स्नेक की कैसी, कौन कौन से स्नेक से कौन कौन से वेनम रहेंगे, कुछ एक एग्जांपल बता सकते हो। ये लास्ट टॉपिक है तुम लोगों का डायनासोर्स। ठीक है, रेप्टाइल्स में लास्ट टॉपिक है। इसके बाद जो टॉपिक होगा वो बर्ड्स, एवीज के बारे में। हमने अभी तक एम्फीबिया पढ़ लिया इस यूनिट में, सेकंड यूनिट में रेप्टाइल्स का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद बर्ड्स और मैमल्स दो पढ़ेंगे, फिर ये सेकंड यूनिट कंप्लीट होगी। ठीक है, पहले का तुम लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। तो डायनासोर्स जो होते हैं, ये डायनासोर्स को ही हम क्या कहते हैं, टेरिबल लिजर्ड्स। ठीक है, मतलब डरावनी छिपकलियाँ। ये बहुत बड़ी साइज में बड़ी थी। और जैसा कि हमने ये तुम लोगों को जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ेंगे तब पता चलेगा। ये जो जियोलॉजिकल, ये जो ट्रायसिक पीरियड में ये जब एंड होने लगा था ट्रायसिक पीरियड का, तब ये इनकी उत्पत्ति हुई। इन्हें मीजोजोइक रेप्टाइल्स भी हम कहते हैं। ठीक है, तो डायनासोर्स जो थे, इनका जिस समय ये हुए थे वो बहुत कैसा था, गर्मी, वैसा मॉडरेट टाइम था, ना बहुत गर्मी ना सर्दी। तो जनरली जो डायनासोर्स को अगर हम इनका क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो पूरे के पूरे डायनासोर्स को डिवाइड किया है जनरली दो ऑर्डर्स में। ठीक है, ये दो ऑर्डर हैं, सॉरिस्चिया और ऑर्निस्थिस्चिया। ठीक है, सॉरिस्चिया, ऑर्निस्थिस्चिया। और इनको डिवाइड किसके बेस पर किया हुआ है, इनकी पेल्विक बोन, जो हिप बोन कहलाती है ना, हिप बोन, पेल्विक बोन, शोल्डर, पेक्टोरल बोन ये होती है हमारी शोल्डर बोन। तो जो पेल्विक बोन है उसके बेस पर किस तरह की है वो पेल्विक बोन, रेप्टाइल्स के समान है तो सॉरिशिया, रेप्टिलियन हिप। ठीक है, और अगर वो बर्ड्स की पेल्विस के समान है तो उसको ऑर्निथिस्चिया। तो इस तरीके से कि पूरे के पूरे डायनासोर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें सॉरिशिया जो थे वो जनरली कार्निवोरस थे और मतलब मांसाहारी, और ऑर्निथिस्चिया जो थे वो जनरली शाकाहारी थे। ठीक है, इन सॉरिशिया को भी फिर थीरोपोडा और सौरोपोडा इसमें डिवाइड किया हुआ है, ये सब ऑर्डर्स, दो सब ऑर्डर में। अब अगर हम इनकी पेल्विस बोन देखें, हिप गर्डल या हम कहते हैं पेल्विक गर्डल, तो पेल्विक गर्डल में क्या बोन्स कौन सी होती है, इतना नाम ध्यान रखना, इस्चियम, प्यूबिस, ठीक है, और इलियम, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस और बीच में एसिटेबुलम। तो देखो दोनों में दिखने में ही डिफरेंस लग रहा है। ये जो पेल्विस बोन है ये किसकी है, सॉरिस्चिया की। ठीक है, ये जो पेल्विस बोन है सॉरिस्चिया ऑर्डर की है। इसको हम रेप्टिलियन हिप कहते हैं, मतलब रेप्टाइल्स के समान जो हिप होगा। तो ये जो रहता है ये क्या है इनका, एसिटेबुलम। ये देखो एसिटेबुलम है ये। तो ये ट्राई रेडिएट होता है, मतलब तिकोना। ठीक है, तीन तरीके से निकला हुआ रहेगा। इसमें इलियम, इस्चियम, प्यूबिस, प्यूबिस और इस्चियम दोनों अलग अलग हैं, बीच में एसिटेबुलम है। ये हो गई सॉरिशिया। और जो ऑर्निथिस्चिया जिनमें बर्ड हिप होती है, ऐसे डायनासोर्स की जो पेल्विक गर्डल है वो देखो ऐसी, मतलब इस्चियम और प्यूबिस दोनों बराबर आ जाते हैं, एक साथ ही पीछे की तरफ बेंड करेंगे। एसिटेबुलम ये रहा और ये इनकी इलियम अलग निकली हुई रहती है। तो ये टेट्रा रेडिएट होती है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये इनके हिप के बेस पर जो पेल्विक गर्डल है उसके बेस पर पूरे के पूरे डायनासोर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया है, सॉरिस्चिया और ऑर्निथिस्चिया। ठीक है, अब सॉरिस्चिया अगर हम देखते हैं
तो उसका बता ही सकते हो ये किस टाइप के रहते हैं उनकी पेल्विस के बेस पर। इनका जो थीरोपोडा ऑर्डर है, इस थीरोपोडा ऑर्डर के अंतर्गत 2 पैरों पर चलने वाले मांसाहारी डायनासोर आते थे जो सिर्फ 2 पैर पर चल रहे हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, स्ट्रूथियोफॉर्मिस और ट्राइनोसोरस, नाम सुना होगा ट्राइनोसोरस, स्ट्रूथियोफॉर्मिस। नोट्स के साथ में मैंने एक डायग्राम भी भेजा है डायनासोर्स का, वो डायग्राम देख के आप उसका स्ट्रक्चर बता सकते हो, ठीक है। उसमें 5-7-8 डायनासोर के डायग्राम हैं, तो उनको देखना, ठीक है। तो ये क्या होते थे, जैसे एलोसोरस है, इसी में एक एग्जांपल आता है एरोसोरस का, वो एलोसोरस, वो लगभग 10 मीटर लंबे ऊंचे होते थे, लंबे होते थे, ठीक है। ट्राइनोसोरस जो है ये बहुत बड़े और डरावने, और नॉर्थ अमेरिका में ये मिलते थे। इनकी लंबाई 15 मीटर और ऊंचाई जो होती, मतलब लंबाई 15 मीटर और 6 मीटर ऊंचे ये होते थे। कौन से? ट्राइनोसोरस, ठीक है। अब हम आते हैं सौरोपोडा। सौरोपोडा जो सब ऑर्डर है किसका? सॉरिशिया का। ये सौरोपोडा के अंदर जो एनिमल्स आएंगे, डायनासोर आएंगे, ये 4 पैरों पे, इसके अंदर आ रहे हैं 2 पैरों पर, रेप्टाइल्स के समान हिप वाले, इसके अंदर आएंगे 4 पैरों पर चलने वाले। ये शाकाहारी डायनासोर्स थे और इनका जो साइज था वो बहुत बड़ा था, ठीक है। लगभग मतलब ये 50 टन के 25 मीटर ऊंचे, ठीक है। और जनरली ये रहते कहाँ थे? दलदल में, जो मार्शी एरिया होता है बहुत मिट्टी वाला, वहाँ पर रहते थे। इनकी जो गर्दन होती थी वो काफ़ी लंबी सी, पूंछ भी इनकी लंबी होती थी, सिर छोटा, मस्तिष्क जो होता है वो कम डेवलप था इनका, और जबड़े इनके बहुत कमज़ोर थे, इसलिए जनरली ये शाकाहारी थे, ठीक है। जब हम ऑर्निथिशिया में आते हैं तो बर्ड हिप, ये जो इसके ऑर्निथिशिया के अंदर आने वाले जंतुओं की पक्षियों के समान पेल्विक गर्डल थी। स्ट्रक्चर आप इसको देख के बता सकते हो, ठीक है। मतलब पेल्विक जो प्यूबिस थी वो स्टियम के साथ में पीछे की तरफ मुड़ी हुई थी, ठीक है। इसके अंतर्गत आने वाले सारे डायनासोर्स शाकाहारी थे, मतलब हर्बीवोर थे, ठीक है। अब जैसे इग्वेनोडॉन है, अब इसमें कुछ एग्जाम्पल है, इग्वेनोडॉन है, स्टीगोसोरस है, ट्राइसेराटोपस है, ठीक है। तो जैसे इग्वेनोडॉन है, ये तो 2 पैरों पे चलने वाला था और 10 मीटर लंबे थे ये, और इनके एक अंगूठा, उससे हलक से ये मिट्टी को खोदते थे, ठीक है। स्टीगोसोरस जो हम बता रहे हैं वो 4 पैरों पर चलने वाला था, 8 मीटर के, ठीक है, और 10 टन वजन के ये थे। और आगे के पैर इनके क्या होते थे? छोटे, और पीछे के बड़े होते, आगे के पैर पीछे से थोड़े छोटे होते थे, तो पीछे के लंबे और आगे के थोड़े छोटे होते थे, ठीक है। इनका स्कल और मस्तिष्क वो दोनों ही छोटा होता था। नेक हुई इनका गर्दन, बैक और पीछे का पोर्शन, और टेल, इस पे भारी तिकोनी प्लेट्स होती थी, इस पे गर्दन पे, पीछे और पूंछ पर भारी तिकोनी प्लेट्स होती थी। वो डायग्राम देखना, नोट्स में मिलेगा, उसमें से समझ में आ जाएगा, ठीक है। मतलब तीखे कांटे जैसे होते थे। ट्राइसेराटोपस देखते हैं, तो ट्राइसेराटोपस क्या होगा? 6 मीटर लंबे और 3 मीटर चौड़े होते थे ये। इनके सिर पर 3 बड़े सींग, सिर पर सींग होते थे, और उन सींग पर ऐसे बोनी फ्रिल होती थी, ऐसा झालर सी होती थी इनके सिर पर। तो ये इनके स्पेशल कुछ कैरेक्टर्स हैं। और अगर हम देखते हैं ये जो डायनासोर्स हैं ये विलुप्त क्यों हुए, ठीक है। इनके विलुप्त होने के बहुत सारे कारण रहे। तो इनमें जैसे मतलब 130 मिलियन ईयर्स पहले ये विलुप्त हो गए थे। अचानक ही क्रिटेशियस जो कल्प था उसमें ये विलुप्त हो गए थे। उसके कई कारण थे। महामारी भी हो सकती है, जो हम एंडेमिक डिजीज़ कोई हो सकती है, ठीक है। जहरीला खाना कुछ ऐसा हो गया जिससे कि सारे के सारे डायनासोर नहीं रहे। जाति एक दूसरे से लड़ाइयाँ भी हो सकती हैं, ठीक है। मौसम परिवर्तन तो बहुत बड़ा एक फैक्टर था ही, ठीक है। पूर्वज मैमल्स, मतलब इनके जो एंसेस्टर थे, क्योंकि ये रेप्टाइल्स किससे अब आगे जाके क्या होंगे, मैमल्स फॉर्म करेंगे। तो जो बहुत छोटे मैमल्स थे स्टार्टिंग के, उनसे हो सकता है इनकी कोई उनसे कुछ लड़ाई। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं जिससे कि अचानक ही डायनासोर्स विलुप्त हो गए, ठीक है। तो इतना इसमें डायनासोर के बारे में पढ़ना है। तो ये तुम्हारा रेप्टाइल्स कंप्लीट हुआ।
जब नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम बर्ड्स पढ़ेंगे। ओके।